नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो जनता, जनप्रतिनिधियों यानी कि निचली इकाई से लेकर के शीर्ष स्तर तक सभी के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, तमाम तरीके के मंथन करेंगे। लेकिन जिस तरह से योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें कुछ सुगबुगाहट के साथ सुनाई दे रही हैं और साथ ही साथ जो पंचायत चुनाव हैं वो बेहद पास हैं, तो ऐसे में इस दौरे को किस नजर से देखा जाए, कितने सियासी मायने इस दौरे के निकाले जाए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। दर्शकों, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से और सांसदों की संख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। और अगर बात बीजेपी की जाए तो सर्वाधिक सदस्य संख्या और सांसदों की संख्या, इनको मिलाकर के वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। तो ऐसे में प्रदेश में तमाम तरीके के कार्यक्रमों, दौरे, मंत्री जी का आना, ये सब चीजें लगी रहती हैं। लेकिन अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट हो और साथ ही पंचायत चुनाव निकट हो और ये वर्ष चुनावी वर्ष हो, यानी कि जो आगामी चुनाव विधानसभा के आने वाले हैं उसके लिए तैयारियों का वर्ष हो, तो ऐसे दौरों के मायने बहुत हद तक बदल जाते हैं। चर्चा करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। ये दौरा सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सरकार के सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर उनका फीडबैक लेंगे, तो फिर इस बात के संकेत साफ हैं कि जेपी नड्डा के इस दौरे का असर दूर तक देखने को मिलेगा। यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच सभी की निगाहें अरविंद शर्मा को लेकर हैं। एमएलसी बनने के बाद एके शर्मा की भूमिका यूपी में क्या रहेगी? अरविंद शर्मा 16 साल तक पीएम मोदी के साथ साए की तरह रहे हैं और अब उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। अरविंद शर्मा के एमएलसी बनाए जाने के बाद अब उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं हैं। ऐसे में जेपी नड्डा के दौरे से एके शर्मा की भूमिका की तस्वीर भी साफ होने की संभावना है। माना जा रहा है कि एके शर्मा को योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो दर्शकों, बिना देर किए हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उन सबका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। स्वागत आपका अभिषेक। सबसे पहले प्रमोद जी, आपके पास मैं आऊंगी अपने प्रश्न को लेकर के। जिस तरह से जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का ये 2 दिवसीय दौरा है, आमतौर पर पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम राज्यों के वो दौरे करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर वो थे, काफी वक्त उन्होंने बिताया। उसी सीरीज में एक सामान्य सा दौरा ये भी है। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव बहुत ज्यादा निकट है, कुछ ही दिन पहले जिस तरह से अरविंद शर्मा, उन्हें लेकर के एमएलसी बनाने की बात हुई, तमाम और भी बातें सामने आई, डिप्टी सीएम तक की बात कह दी गई, अब मंत्रिमंडल में विस्तार की बात हो रही है, अगले वर्ष चुनाव है। ऐसे में जेपी नड्डा का आना, इस दौरे को किस नजर से देखेंगे आप? देखिए, पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये एक पार्टी की अपनी नीति, रीति और रणनीति, ये सारी चीज़ें रहती हैं। वो जो अभी, जैसा कि अभी आपने कहा कि पश्चिम बंगाल का, चूँकि वहाँ भी चुनाव होने और यहाँ भी, और सियासी नज़रिए से उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने इससे पहले ये कहा भी कि सबसे ज़्यादा सांसद भी यहाँ के हैं, विधायक भी यहाँ के हैं, ये बात सच है। उनका आना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या इसको एक सामान्य दौरा हम राजनीतिक क्षेत्र में या जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा का विषय है वो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें कई चीज़ें हैं।
एक तो जो उनका पंचायत चुनाव है, चूँकि जो अब महीने 2 महीने में होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंचायत चुनाव जो है वो दलीय आधार पर लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एक लक्ष्य है कि हमारा बूथ सबसे ज़्यादा मजबूत, तो शायद ये वही उसकी रणनीति का और नीति का हिस्सा है कि हम पंचायत चुनाव में जाके वहाँ जो ग्रास रूट लेवल पर हमारे पकड़ राजनीतिक होनी चाहिए, उस पकड़ को मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कूदने का फैसला किया। तो उसको मजबूत करना, दूसरा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो तो है ही, उसके साथ साथ ये भी है कि पिछले लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल में लगभग 8-9 महीने हो गए हैं, कोरोना की वजह से टल गया, साल भर मान लीजिए, तो मंत्रिमंडल में विस्तार भी बहुप्रतीक्षित है। तो उसमें भी चूंकि बहुत से मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनकी शिकायतें भी रही हैं, उनके काम को लेके भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, उस पर भी विचार करना है। तीसरी उससे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि 22 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी दृष्टि से वो संगठन में भी फेरबदल होना है। तो संगठन का फेरबदल, मंत्रिमंडल का फेरबदल, पंचायत चुनाव, ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ जो इस समय सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है बीजेपी के लिए, वो अरविंद शर्मा जी का यहाँ एमएलसी चुना जाना, और उसके बाद इस बात की कयासबाजी कि वो उनको मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। और साथ ही साथ ये एक हवा में है, ये तो जब सामने आएगा तब स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन चर्चा ये भी है कि उनको योगी जी से कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे गृह विभाग है, जैसे नियुक्ति है, ऐसी चर्चाएं हैं कि वो शायद उसकी कमान उनको सौंपी जाएगी ताकि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण दौरा माना जाना चाहिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण से। बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सूत्रों के हवाले से ये खबर भी मिल रही है कि 4 कालिदास मार्ग, जो कि इस वक्त हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनका आवास था, अब उस आवास को अरविंद शर्मा को अलॉट किया जा सकता है। इस तरह की सुगबुगाहट है, इस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्या अपडेट है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंह का जो आवास है वो अलॉट होने की बात हो रही है अरविंद शर्मा जी को, जिन्हें मोदी मैन भी कहा जाता है। लंबे समय तक मोदी सरकार में रहे और जितनी भी फायर ब्रांड योजनाएं थीं, जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, उसको पूरी तरह ए से लेकर जेड तक उन्होंने ही संभाला। तो निश्चित तौर पर यह बात साफ थी कि उनका उत्तर प्रदेश आना और खुलकर ये बात कहना कि वो साहब का काम करने आए हैं, ये सीधा इशारा था कि बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह की वो जिम्मेदारियां संभालते हुए आए हैं इससे पहले, तो अब वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण विभाग होंगे या किस तरह की जिम्मेदारी होगी, इसकी तो फिलहाल अभी तक कयासें लगाई जा रही हैं, लेकिन उनका कद क्या रहेगा ये उनके आवाज से ही पता चल जाएगा। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, हो सकता है कुछ समय बाद ये पुख्ता भी हो जाए कि 4 कालिदास मार्ग उनका आवास होगा, जो ठीक मुख्यमंत्री कार्यालय यानी 5 कालिदास मार्ग से सटा हुआ है। और ये भी साफ हो जाएगा कि उनका ओहदा क्या रहेगा। इसी बात से ही सारी चीज़ों पर पर्दा उठ जाएगा। उनके पोर्टफोलियो की जहाँ तक बात की जा रही है, जिसको लेकर कई सारी कयासें हैं कि उन्हें गृह विभाग दिया जाएगा, नियुक्ति दिया जाएगा, या कैबिनेट में किसी तरह की संशोधन करके उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इन सारी बातों पर पर्दा इस बात से ही उठ गया है कि उन्हें मुख्यमंत्री के ठीक बगल का घर अलॉट होता है। तो निश्चित तौर पर उनका ओहदा, उनका कद उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा ये साफ हो गया है। अब चाहे वो नियुक्ति या गृह विभाग उन्हें मिलता है या फिर किसी और तरीके की जिम्मेदारियां वो निभाते हुए नजर आते हैं, हो सकता है उप मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है, वो बातें निकल कर सामने आए, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जो भी ओहदा या कद वो संभालेंगे, निश्चित तौर पर सीधे तार केंद्र सरकार से जुड़े हैं, भरोसेमंद व्यक्ति रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लिहाजा उत्तर प्रदेश में किस तरह की और योजनाएं हैं, हालांकि उन्होंने लंबे समय तक इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए काम किया है, इन्वेस्टर्स के लिए काम किया है, लेकिन इस वक्त जो उनको
मिलेगा वही उनके ओहदे को पूरी तरह से पुख्ता करेगा। हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अरविंद जी, आप तक मेरी तो एक बार फिर से अरविंद जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मनोज जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से बातचीत हो रही है कि 4 कालिदास मार्ग अरविंद जी को अलॉट हो सकता है और जिस प्रकार का उन्हें आवाज मिलेगा उसी से उनका ओहदा जो है वो फिक्स हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर डिप्टी सीएम के पद की बात चल रही है, गृह विभाग भी उनको मिलने की बात चल रही है, तो ऐसा तो नहीं कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनका पद कुछ कम हो रहा है या फिर सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अगर इधर शिफ्ट हो जाएंगी तो फिर उनके पास क्या बचेगा? ऐश्वर्या, विगत एक सप्ताह कह लें या अरविंद शर्मा जी का लखनऊ आगमन, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य लेना, फिर विधान परिषद का नामांकन करना और लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, या ये कहिए कि राजनीतिक गलियारों में वो 10 दिन में जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी है। अब आज हम 4 कालिदास मार्ग की बात करते हैं, डिप्टी सीएम को लेकर के, गृह विभाग को लेकर कुछ डेली, लेकिन उसी बीच में आज शाम को 6 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना। तो ये सब जो असर या जो चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पीछे अगर आप जाना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में पीछे उपचुनाव हुए, फिर विधान परिषद का चुनाव हुआ, आगामी पंचायत के चुनाव हैं और 2022 को रिपीट करना भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा लक्ष्य है। कोरोना काल के दौरान या उससे पहले बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच में योगी सरकार पे कुछ न कुछ सवाल उठते रहे। बैलेंस, जैसे हमारे बड़े भाई गोस्वामी सर ने एक बात कही कि मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन ड्यू था, होना 1 साल पहले था, लेकिन चूंकि कोरोना काल आ गया इसलिए वो अब आगे बढ़ता गया। जी, संदेश जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन चूंकि एक लंबे अरसे तक बतौर नौकरशाह मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ काम करने के बाद उनका यहाँ आना, और देखिए हम लोग कभी इतनी चर्चा विधान परिषद पे चुने हुए लोगों की नहीं करते हैं जितनी अरविंद शर्मा को लेकर की जा रही है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे गृह विभाग की आप बात कर ले, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात कर ले, लेकिन नजर कहीं न कहीं देखिए आज जेपी नड्डा जी का आना, फिर जिला अध्यक्षों या बौद्धिक वर्ग के साथ उनकी बैठक होना, तो कई चीजों का ऑब्जर्वेशन लेकर के परिणाम आने वाले 2-3 दिन 4 दिनों में दिखेंगे। और बिल्कुल ठीक बात है कि 4 कालिदास मार्ग अगर उनको आवंटित होता है तो सीधे संदेश जाएगा प्रदेश के लोगों को और केंद्र की राजनीति में। चूंकि राजनाथ सिंह जी यहाँ के सांसद हैं और पहले गृह मंत्री थे, मौजूदा रक्षा मंत्री हैं, तो बाकी लोगों को समझ सकते। लेकिन डिप्टी सीएम की स्कोप की अगर बात कर लें आचार्य, तो चूंकि एक मुख्यमंत्री हैं, दो डिप्टी सीएम पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। रिसफलिंग, बहुत लोगों को सरकार से संगठन में ले जाना, संगठन से सरकार में लेके आना, सरकार का रूटीन वर्क होता है। चुनाव सामने है तो चुनाव के मद्देनजर बहुत परिवर्तन होने की उम्मीद की जाती है। अरविंद शर्मा पर कुछ निश्चितता की बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बड़ा होगा ये आसार दिखाई दे, इसकी उम्मीद जरूर है। एक बार फिर से प्रमोद जी मैं आपके पास आऊंगी। जब पिछला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने एक बड़े बहुमत के साथ जीता था, तब इस बात को लेकर के बड़ी चर्चा थी कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि वो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जीता गया था। कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जो कि पहले से फिक्स था कि यही सीएम बनेगा। उस समय जिस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, मतलब एक तरह की रणनीति सेट की गई कि जितने बहुमत के साथ हम आए हैं तो सबको संतुष्टि मिल जाए। हर जो जनता जिसने वोट दिया है वो इस बात को लेकर के संतुष्ट रहे कि हाँ सारे जो ओहदे बांटे गए हैं वो एक बराबर के हैं। तो क्या इस वक्त, क्योंकि अगला वर्ष चुनावी वर्ष है, थोड़ी पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं कि अंदर खाने में सारी चीजें किसको किस लेवल की जिम्मेदारी मिलेगी वो सेट कर ली जाए ताकि बाद में इस तरह की परेशानियां ना आए? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश और देश में उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां कबीलाई राजनीति हावी है। वहाँ कबीले, जातिगत कबीले बने हुए हैं। ये एमवाई का फैक्टर है, ये दलित का फैक्टर है, ये सवर्ण का फैक्टर है। ये विडंबना है कि उत्तर प्रदेश में की जो राजनीति है वो कबीलाई है। तो जो आपने अभी कहा कि उसमें सारे जातिगत समीकरणों को, भले ही ये बात दीगर है कि हर पार्टी कहती है कि नहीं हम जातिगत राजनीति पर भरोसा नहीं करते, लेकिन कड़वा सच ये है, चाहे वो बीजेपी हो अथवा अन्य विपक्ष के सभी दल हों, वो टिकट के बंटवारों में भी और उस पर जातिगत समीकरणों को लेके ही आगे राजनीति करते आए हैं और करेंगे। इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए।
तो आपकी मंत्रिमंडल में एक चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में इनके नड्डा साहब के आने का एक और भी मेरी समझ में बात आती है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो वोट बैंक है जो लगभग 16% है और बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रखता है, उसकी नाराज़गी ज़रूर दिखाई दे रही है बयानों में भी और वैसे भी। तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं अब ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी ताकि उस वर्ग को संतुष्ट किया जा सके। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरे वहाँ से मंत्रिमंडल से, जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा कि मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को ला के उनको संगठन में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो ये भी चर्चा आई कि शायद जब अरविंद जी को लाया गया कि साहब इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और दिनेश शर्मा को हटा दिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि फिर वो ब्राह्मण समीकरण जिससे जो नाराजगी भी है वो दिनेश शर्मा को हटाने की कोई बात होगी, क्योंकि ये भूमिहार है। तो इसलिए वो शर्मा के नाते वो एडजस्टमेंट के एक शर्मा को हटा के दूसरे शर्मा को ले आए, तो वो मुझे नहीं लगता है, वो खाली एक कयासबाजी है। और बाकी राजनीति पे तो कुछ भी कहा जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। इसलिए जो अब समीकरण बदलेंगे और आपकी ये जो मंत्रिमंडल में और संगठन में जो फेरबदल होगा वो पूरी तरीके से 22 के चुनाव तक के लिए ये स्थायी एडजस्टमेंट होगा, ये क्षणिक नहीं होगा कि फिर उसमें कोई बदलाव किया जाए। बिल्कुल, ये जो बदलाव होने जा रहे हैं, जिस प्रकार का ये दौरा है, जो भी बैठकें हो रही हैं, उनका लक्ष्य आगामी पंचायत चुनाव और जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर के किया जा रहा है। दर्शकों, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक बार फिर से अरविंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी प्रश्न लेंगे हम, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारी इस चर्चा में। योगी मंत्रिमंडल में क्या किस तरह का फेरबदल हो सकता है, क्या किसी तरह का विस्तार हो सकता है, जिसे लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा आज और कल के लिए प्रस्तावित है। इसी पर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ अरविंद जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, जिस तरह की जेपी नड्डा के दौरे को लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव होंगे, साथ ही आगामी जो पंचायत चुनाव हैं उनको लेकर के भी एक रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि नड्डा के लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो जो सबसे निचली इकाई, सबसे छोटी इकाई है, वहां से लेकर के जो मंत्रिमंडल है वहां तक सबके साथ बातचीत और बैठकें करेंगे। एक तरह से पूरा मंथन किया जाएगा। इस दौरे को किस नजर से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे अभी जेपी नड्डा जी हैं, उसके पहले अमित शाह जी थे, ये सारे लोग जो है संगठन के कार्यों में भरपूर समय देते हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा जी के 2 दिवसीय दौरे की,
तो दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है वो स्थायित्व प्राप्ति की मुद्रा में है। इसके तमाम नेता जो होता है कि राजनीति में स्थायित्व, जीवन में स्थायित्व, उस मुद्रा में चले गए हैं। और जो विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश के, वो सत्ता में पुनर्वापसी के लिए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, प्रयासरत है। और छोटे छोटे जो और दल कहे जा सकते हैं, क्षेत्रीय दल, वो विभिन्न मोर्चा भी बना करके राजनीति में अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए वो लोग प्रयासरत हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाजपा विरोध का गठबंधन बने। लेकिन ऐश्वर्या जी, गठबंधन इस तरह का, मोदी विरोध का गठबंधन, भाजपा विरोध का गठबंधन हम बनते, टूटते और बिखरते लगातार देख रहे हैं। जबकि बहुत साल पहले गैर कांग्रेसवाद की जो विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, उस विचारधारा को धीरे धीरे आगे करते हुए समाजवादी नाम छोड़ करके वास्तव में उस विचारधारा को क्रियान्वित करने का काम बहुत कुशलता से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया। और योगी आदित्यनाथ की यहां सरकार जो अपने वादे लेकर के आई थी, जो योगी आदित्यनाथ का राजनीति में बतौर सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक तेवर और कलेवर था, वो उसी रव में बढ़ रहा है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से भी बात है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन ये केवल सैद्धांतिक बात है। व्यवहार में संगठन का बहुत महत्व होता है। तो चूंकि अंतिम चुनावी वर्ष चल रहा है और तमाम जो योगी आदित्यनाथ की छवि थी हिंदू नेता की, तेज ना, उस पर लगातार प्रहार हुआ है। कभी उनको यादव विरोधी बताया गया, कभी उनको दलित बताया गया कि पिछड़ा, और नया सिगुफा हो गया कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। तो इन सबसे निपट करके एक तो योगी आदित्यनाथ की जो भ्रष्ट नौकरशाही से लड़ने की, अपने तेवर की और मस्तिष्क ज्वर जैसे संचार रोगों से सड़क से सदन तक लड़ने वाले योगी आदित्यनाथ की छवि न खराब हो, इसके मैनेजमेंट पर मुझे लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बहुत गहन नजर गई। क्योंकि पत्रकारों ने बहुत अच्छे तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ की अच्छी चीजों को भी लिखा तो सरकार की कमियों को भी उजागर किया। तो वो आवाज संगठन ने सुन लिया और जेपी नड्डा जो भी छेद हुए या छेद करने का प्रयास हुआ, छवि बिगाड़ने की चेष्टा हुई, उसको तो बिल्कुल अब चुनावी वर्ष में साल सवा साल बजा है, उसको दुरुस्त करने के लिए अब आ रहे हैं। और मंत्रिमंडल में कौन आएगा कौन जाएगा, दुरुस्त किया जा रहा है, उसी को दुरुस्त करने की ये कोशिश हो रही है। एक बार फिर से अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगी, जो चीज अरविंद जी ने कही है उसी प्रश्न को लेकर के कि किस तरह ये छवि को ठीक करके या मैनेजमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जब अरविंद शर्मा आए थे तब इतने बड़े लेवल पे सुबुगाहट हुई थी, एक साथ कई तरीके की खबरें लगातार एक के बाद एक आने लगी थी। इनमें से कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है, इस बात को एक बार परखना भी जरूरी हो गया था। ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो यहां पर लगातार कई सालों से कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर आप अरविंद शर्मा किसी बाहरी को लेकर के आएंगे तो एक नाराजगी जरूर रहती है। क्या इसीलिए जेपी नड्डा का ये दौरा हो सकता है कि हमारे मैनेजमेंट में सब कुछ ठीक रहे, तो हाईकमान से एक किसी को भेजा जा रहा है कि 2 दिवसीय दौरा करके वहां किसी तरह का सेटलमेंट करके मैनेजमेंट को दुरुस्त करके फिर आइए? जी हाँ ऐश्वर्या जी, इस चीज़ को समझने की थोड़ा सा समझना पड़ेगा और विस्तार से कि केंद्र सरकार की तरफ से भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी 2022 मिशन है उनके लिए। और शायद यही वजह है कि बाकायदा मोदी मैन, वो मोदी मैन जिन्होंने 16 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उनके साथ दिए हैं। सभी फ्लैगशिप योजनाएं जो गुजरात में लॉन्च होती थी वो सारी उसका ए से लेकर जेड तक, यानी उसका प्रोजेक्ट से लेकर के, प्रेजेंटेशन से लेकर के, पायलट से लेकर के और फिर उसके सक्सेस को लेकर के, ये सारी चीज़ें अरविंद शर्मा करते थे। लिहाजा वो सबसे भरोसेमंद और करीबी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात की जाए तो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यकाल के दौरान। और उनको उत्तर प्रदेश भेजने से मनसा बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर आगामी चुनाव में खुद प्रधानमंत्री की किस तरह की नजरें रहने वाली हैं।
अरविंद शर्मा को यहाँ भेजने के बाद उनके मैनेजमेंट स्किल्स पर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर, उनके डिसीजन मेकिंग पर सीधे प्रधानमंत्री को भरोसा है, लिहाजा उन्हें यहाँ पर भेजा गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि संगठन में ये सुगबुगाहटें जरूर तेज रहेंगी, लेकिन आज की भाजपा, जो नई भाजपा है जो हम देख रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर का मिला जुला समावेश हमेशा से देखने को मिला है। जिस तरह की आईटी सेक्टर की टीम्स काम करती हुई नजर आई, पिछले चुनावों की बात की जाए, लोकसभा चुनावों की बात की जाए, जिस तरह का मैनेजमेंट और संगठन में जिस तरह की अंदरूनी तब्दीलियां देखने को मिली हैं, वो इस बात को साफ बताती हैं कि ये जो भाजपा है ये अलग भाजपा रही है। और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक न सिर्फ चुनाव में जीत हासिल होती नजर आई है, बल्कि राज्यों में भी एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आया। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश उनके लिए हर बार नाक का सवाल रहा है। और यही वजह है कि अब अरविंद शर्मा जो खुद मोदी मैन है, उन्हें यहाँ पर भेजा गया है। पोर्टफोलियो बेशक क्या दिया जाता है, सुगबुगाहटें बहुत सारी की गई, जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में देकर के पोर्टफोलियो दिया जाए, इन सारी चीजों पर बात की गई है। लेकिन ये भी अहम होगा कि जो भी पोर्टफोलियो उन्हें दिया जाता है, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री को होगी, ये भी संगठन में हर एक शख्स को पता है। तो वो दायरा भी अलग होगा और उनके मैनेजमेंट स्किल्स का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का, उनकी डिसीजन मेकिंग का उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। शायद यही वजह है कि उन्हें यहाँ भेजा गया। सीएम इनके शर्मा जी थे और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से उनकी चर्चा नहीं हुई, सिर्फ चर्चा लगातार अरविंद शर्मा पे होती रही। तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल तय है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। और 3 बिंदुओं पर ही बैठक नड्डा जी की होनी है: संगठन, सरकार का नया मंत्रिमंडल का विस्तार, 2022 का चुनाव और पंचायत चुनाव। अब इसका ऑब्जर्वेशन भी लेकर के वो दिल्ली जाकर के चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पेंच कसना, तब्दीली करना, लोगों में संदेश देना या अरविंद शर्मा को लेकर अगर कहीं कोई कयास लगा हुआ है तो उस पर मुहर भी लगा करके वो जाएंगे। इसलिए लगातार बैठकों का दौर उनका चल रहा है। जी बिल्कुल, हमारी चर्चा दर्शकों यहीं तक फिलहाल वक्त हो गया है। अपने सभी मेहमानों को धन्यवाद देने का। अरविंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक आपका भी धन्यवाद। प्रमोद सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंत्रिमंडल में किस प्रकार का विस्तार होगा, ये 2 दिवसीय दौरा इस बात को फिक्स कर देगा। साथ ही आगामी जो चुनाव हैं उन्हें लेकर भी सबसे बड़ी पार्टी जो है उसने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। कम से कम ये दौरा इस चीज को तो स्थापित कर ही देता है। तो दर्शकों फिलहाल इस चर्चा से मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए।